साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी क्लास में। ये क्लासेस निःशुल्क हो रही हैं। टेस्ट सीरीज़ जो है प्रोवाइड कराई जा रही है आप लोगों को। समीक्षा अधिकारी 2022-23 प्रीलिम्स प्लस मेंस, साथ में पीसीएस के लिए जो 2023 में होने वाला है, क्योंकि अब प्रश्नों का स्तर काफ़ी उच्च हो गया है परीक्षाओं में, तो उसी तरह के प्रश्नों को शामिल किया गया है। टेस्ट सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण है और निःशुल्क है पूरी तरह से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बस आपसे इतनी ही अपेक्षा की जाती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे ज़्यादा और कोई अपेक्षाएं नहीं है आपसे। बस आप वीडियो को देखिए और पेपर को सॉल्व करिए, खुद से भी कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं तो सॉल्व करा ही रहा हूँ। और कोशिश ये करिए कि आप भी इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझिए और सॉल्व करिए, जिससे परीक्षा में सफलता आपको अवश्य मिल जाए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न को। अच्छा, हम लोग प्रश्नों को शामिल करते हैं कितने, लगभग 30 से 35 प्रश्नों को एक वीडियो में शामिल किया जाता है, जिससे वीडियो बड़ा भी ना हो जाए और अच्छे से समझ में भी आए। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ हम जो है प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का हमारा वीडियो जो है टेस्ट नंबर 5 है। 4 टेस्ट हो चुके हैं, एक हिंदी का भी टेस्ट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है सही सुमेलित देखना है। ठीक है, बाकी एक ही सुमेलित होगा, 3 गलत होंगे। एक तरफ वेदांग है, एक तरफ विषय दिए गए हैं। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि कलर ये ठीक नहीं है। कलर रेड कर लेते हैं। ठीक, तो एक तरफ वेदांग है, एक तरफ विषय दिया गया है। तो शिक्षा संबंधित है किससे? शिक्षा संबंधित होता है ध्वन्यात्मकता या उच्चारण से। ठीक है, तो पहला हमारा गलत है। शिक्षा संबंधित होता है ध्वन्यात्मकता या उच्चारण से। व्याकरण संबंधित होता है भाषा या व्याकरण से। किससे? भाषा व्याकरण से। फिर से शुरू करते हैं। हाँ, शिक्षा संबंधित होता है ध्वन्यात्मकता या उच्चारण से। व्याकरण संबंधित होता है भाषा व्याकरण से। किससे? भाषा व्याकरण से। ठीक, छंद हमारा संबंधित होता है मापन से। किससे? मापन से। और कल्प हमारा संबंधित होता है अनुष्ठान से। तो हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो है निरुक्त जो होता है, निरुक्त वो संबंधित होता है व्युत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति से। तो उसको क्या कहेंगे? निरुक्त। ठीक, याद रखिएगा। छंद मापन से संबंधित होता है। कल्प संबंधित होता है रीति रिवाज से। ठीक, ये याद रखिएगा। और ज्योतिष संबंधित होता है ज्योतिष विद्या से। ये सारे वेदांग होते हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, तो शिक्षा होता है ध्वन्यात्मकता या उच्चारण से। कल्प होता है रीति रिवाज से। व्याकरण होता है व्याकरण भाषा से। निरुक्त होता है व्युत्पत्ति यानी शब्दों की उत्पत्ति से। छंद होता है मापन से। और ज्योतिष होता है ज्योतिष विद्या से। ठीक है, तो ये 6 हमारे वेदांग होते हैं, जिनके बारे में अभी मैंने बताया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों में उरना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो उरना शब्द का प्रयोग जो है ऊनी के लिए किया गया है। किसके लिए? ऊनी के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, उरना का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो ऊनी के लिए किया गया। उड़द के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया? तो उड़द के लिए शब्द प्रयोग किया गया मासा। क्या? मासा। और सिक्के के लिए क्या प्रयोग किया गया? पद किया गया, पद। ठीक है, और पुलिस अधिकारी के लिए क्या प्रयोग किया गया? उग्र। क्या किया गया? उग्र या जीवग्रह। क्या? जीवग्रह। ठीक, जीवग्रह प्रयोग किया गया।
तो ये इस तरह प्रश्नों को आप समझते जाइए। उड़द के लिए मासा प्रयोग किया गया, उड़ना के लिए ऊनी प्रयोग किया गया, सिक्के के लिए पद प्रयोग किया गया, पुलिस अधिकारी के लिए उग्र या जीवग्रह प्रयोग किया गया। ठीक है। मुदग मूंग के लिए प्रयोग किया गया, शतंतु प्रयोग किया गया संगीत वाद्य यंत्र के लिए। ठीक। क्षीरोदान प्रयोग किया गया दूध के साथ पकाया हुआ चावल के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है, तो एक सुमेलित नहीं होगा, जाहिर सी बात है। न्याय का संबंध गौतम से है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है पहला, न्याय का संबंध गौतम से है। वैशेषिक कणाद से संबंधित है। ठीक है, न्याय गौतम से, वैशेषिक कणाद से। सांख्य कपिल से, ये भी सही है। पूर्व मीमांसा महर्षि व्यास से नहीं संबंधित है। पूर्व मीमांसा संबंधित है किससे? जैमिनी से। किससे? जैमिनी से। और महर्षि व्यास जो है संबंधित होते हैं उत्तर मीमांसा से। पूर्व मीमांसा से जैमिनी, उत्तर मीमांसा से महर्षि व्यास। ठीक है, उत्तर मीमांसा याद रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न आरओ प्लस पीसीएस में पूछे जाते हैं, आपको पता ही है। अगला प्रश्न है, सूची का मिलान करना है। एक तरफ महाजनपद दिया गया है, एक तरफ वर्तमान स्थान दिया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि महाजनपद के वर्तमान स्थान कौन कौन से हैं। जो मल्ल था, मल्ल आज के समय में सिद्धार्थ नगर है। जो छेदी था, छेदी आज के समय में बुंदेलखंड है। वत्स जो है था वो प्रयागराज है आज के समय में, और कौशल जो है वर्तमान में अयोध्या है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह सिद्धांत की ज्ञान सशर्त है, ज्ञान सशर्त है कहलाता है। तो अगर ज्ञान सशर्त है तो क्या कहलाता है? इसको स्यादवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यादवाद। ठीक है, ज्ञान सशर्त है को स्यादवाद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम जैन संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता की थी शूलभद्र ने। कौन? शूलभद्र ने। यह भी याद रखना साथ में ज़रूरी है कि पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी प्रथम जैन संगीति, और इसकी अध्यक्षता की थी शूलभद्र ने। ठीक। अगला प्रश्न है, अच्छा दूसरी जैन संगीति अगर पूछा जाए तो दूसरी जैन संगीति जो है कहाँ हुई थी? वल्लभी में दूसरी हुई थी। ठीक है, दूसरी जैन संगीति वल्लभी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी देवरधि क्षमा श्रवण मण। ठीक है, देवरधि क्षमा श्रवण ने की थी इसकी अध्यक्षता। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ठीक, दूसरा संगम मदुरै में आयोजित किया गया था, तो गलत है ऑप्शन। दूसरा संगम जो है मदुरै में नहीं बल्कि कपटापुरम में आयोजित किया गया था। कहाँ? ये जो दूसरा ऑप्शन है कपटापुरम, वहाँ आयोजित किया गया था। और तीसरा संगम उत्तरी मदुरै में जो है आयोजित किया गया था। मदुरै मतलब उत्तरी मदुरै में आयोजित किया गया था। दोनों उल्टा लिखा है तो दोनों गलत है। ठीक है, दूसरा संगम कपटापुरम में आयोजित किया गया था और तीसरा संगम उत्तरी मदुरै में आयोजित किया गया था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों गलत हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित है तो देख लेते हैं। चोल अच्छा ये सही उत्तर चुनना है। ठीक है, चेर संबंधित थे। चेर की राजधानी क्या थी? वंजी, मालाबार। और चेरों का जो प्रतीक था वो धनुष और तीर था। धनुष और तीर, ये कार्प और मछली जो थी, जो है कार्प और मछली, ये पांड्यों की थी। किनकी? पांड्यों की।
कार्प मछली पांड्यों की थी और चेरों की धनुष और बाण थी। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। ठीक, सीधे सीधे दिख रहा है, उल्टा लिखा हुआ है। और चोल की थी क्या प्रतीक? बाघ थी, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अच्छा देखो, चोल की राजधानी क्या थी? कावेरीपट्टनम और उरायूर थी। ठीक, चोलों की राजधानी कौन सी? कावेरीपट्टनम और उरायूर। कभी कभी सही मिलान में पूछ लेता है। और प्रतीक बाघ था। पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। प्रतीक क्या था? कार्प यानी मछली। ठीक, और चेरों की राजधानी वंजी मालाबार, जिसके प्रतीक था धनुष और तीर। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है, पूछा है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? पहला है, कौन सा कथन सही है, पूछा है। अब देखिए, इसमें कन्फ्यूज़न ये है इस प्रश्न में कि कौन सा कथन सही नहीं है और नीचे उपरोक्त में कौन सा कथन सही है दिया हुआ है। ठीक, तो फैजपुर अधिवेशन के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो कथन अच्छा, इसमें कौन सा सही है? ठीक है, सही नहीं है, तो इसमें देख लेंगे कौन सा सही नहीं है और कौन सा सही है। इसमें थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है, देख लेते हैं। किसी ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाला यह पहला सत्र था। फैजपुर अधिवेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो पहला हमारा कथन सही है। ठीक है, फैजपुर अधिवेशन जो है किसी ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाला पहला सत्र था। इस सत्र में कृषि कार्यक्रम को अंगीकार किया गया था। ठीक है, इस सत्र में कृषि कार्य को अंगीकार किया गया था, तो ये भी सही है। फैजपुर अधिवेशन में कृषि कार्यक्रम को अंगीकार किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी, ये गलत है। तीसरा गलत है, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी, बल्कि कौन किया था? नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कब हुआ था फैजपुर सत्र जो है अधिवेशन जिसे कहते हैं? तो ये 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी। तो अगर कथन सही है पूछा जा रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, एक और दो सही है, और सही नहीं है तो जो है सुभाष चंद्र बोस वाला कथन सही नहीं है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू ने की थी, न कि सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का दूसरा विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का दूसरा विभाजन जो है किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था 1918 में। ठीक है, क्यों? 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के मामले में कांग्रेस के भीतर विभिन्न प्रतिक्रियाओं के कारण हुआ था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथियों ने नवंबर 1918 में आयोजित एक अलग सम्मेलन में मॉन्टेग्यू घोषणा का समर्थन किया था। इस वजह से कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सही मिलान के लिए दिया गया है। एक तरफ प्रांत दिया गया है, एक तरफ सूची में नेता दिया गया है। ठीक है, 1937 के चुनावों के बाद गठित मंत्रालयों के संबंध में निम्नलिखित का सही मिलान करें। किस प्रांत से कौन से नेता थे? ठीक है, ये पूछा गया है, तो देख लेते हैं। संयुक्त प्रांत से थे गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, उसके बाद जो है बॉम्बे से थे बीजी खेरी। कौन? बीजी खेरी। उड़ीसा से थे हरि कृष्ण मेहताब थे। और बिहार से थे श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, तो ये जो है प्रांत और सूचियों के बारे में दिया हुआ है जो 1937 के चुनावों में गठित मंत्रालय थे। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त प्रांत से गोविंद बल्लभ पंत, बॉम्बे से बीजी खेरी, उड़ीसा से हरि कृष्ण मेहताब और बिहार से श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या अधिनियम भारतीय लोक सेवा से संबंधित नहीं है? भारतीय लोक सेवा जानते ही हैं, तो कौन सा
अधिनियम जो है इसमें हो जाएगा तो लायल आयोग हो जाएगा। ठीक। एचिसन समिति जो हुई थी वो 1886 में हुई थी। ठीक है, 1886 में। इसे लॉर्ड डफरिन द्वारा अधिकतम आयु कम करने और संयुक्त परीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आयोग चेम्सफॉर्म आयोग जो था 1919 के अंतर्गत भारत और इंग्लैंड में संयुक्त परीक्षा आयोजित करने की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। तो अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत और इंग्लैंड में संयुक्त परीक्षा आयोजित करने की मांग को स्वीकार किया गया था किस आयोग द्वारा, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफॉर्म आयोग 1919 के द्वारा। ली आयोग के बारे में है तो ली आयोग 1923 में जो हुआ था इसके अंतर्गत इस बात की सिफारिश की गई थी कि 20% अधिकारियों की भर्ती प्रांतीय सिविल सेवाओं से पदोन्नति द्वारा की जानी चाहिए और शेष 80% की भर्ती भारत और ब्रिटेन से की जानी चाहिए। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है वो संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। ठीक है। लायल आयोग जो इसमें गलत है, ठीक है, वो क्या है, लायल आयोग सिंचाई सुविधाओं के विकास की सिफारिश की थी। किससे संबंधित है, सिंचाई सुविधाओं से। ठीक है, अगर पूछ लेता है कभी तो सिंचाई सुविधाओं से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, सिंचाई सुविधाओं से संबंधित। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो है दिया गया है उसमें एक सही सुमेलित नहीं है। तो बंगदूत राजा राम मोहन राय, ठीक, फ्री हिंदुस्तान हरिगोपाल देशमुख नहीं थे। ठीक है, फ्री हिंदुस्तान जो है तारनाथ दास, कौन, तारनाथ दास, तारनाथ दास ये संस्थापक थे। ठीक है, फ्री हिंदुस्तान के संस्थापक कौन थे, तारनाथ दास। श्री हरिगोपाल जो है इंदु प्रकाश के संस्थापक थे। किसके, इंदु प्रकाश। डिटेल पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं। इंडियन मिरर के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर और वंदे मातरम के संस्थापक भीकाजी कामा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन बी गलत है, बाकी और सारी चीज़ें सही है। बी गलत है, ए सही है, सी सही है और डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस शहर पर 1857 के विद्रोह के दौरान सर कॉलिन कैंपबेल ने कब्जा नहीं किया। ठीक है, 1857 के दौरान जो विद्रोह हुआ था उसमें सर कॉलिन कैंपबेल ने कब्जा किस शहर में नहीं किया था, तो वो बनारस में नहीं किया था। कहाँ नहीं किया था, बनारस में उन्होंने कब्जा नहीं किया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सूची को मिलान करना है और सही उत्तर चुनना है। एक तरफ देखिए सूची दी हुई है। बैरकपुर विद्रोह, बैरकपुर विद्रोह जो है उस समय ये पूछ रहा है कि कौन वायसराय था, तो बैरकपुर विद्रोह में जो है तय लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, और कोका विद्रोह में लॉर्ड नॉर्थब्रुक, वेल्लोर विद्रोह में सर जॉर्ज बार्लो और प्रथम अफगान युद्ध में लॉर्ड ऑकलैंड। मतलब सारे सही दिए, सही मिलान है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, 1 2 3 4 बैरकपुर विद्रोह लॉर्ड एमहर्स्ट, कोका विद्रोह लॉर्ड नॉर्थब्रुक, वेल्लोर विद्रोह सर जॉर्ज बार्लो और प्रथम अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देख लेते हैं सही काल, इनका काल क्या हो जाएगा। तो भारतीय महिला संघ का काल रहा है 1917। कब, 1917। कौन, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट, याद रखिएगा, एनी बेसेंट संबंधित है। मैं इधर लिख देता हूँ, उधर जगह कम है। एनी बेसेंट। ठीक,
भारतीय सेवक समाज दूसरा है। तो भारतीय सेवक समाज 1905। कब? 1905। कौन संबंधित था इससे? इससे संबंधित है गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोखले से समझ जाएंगे कि गोपाल कृष्ण। समाज सेवा लीग, समाज सेवा लीग 1911। कब? 1911। ठीक है, इससे कौन संबंधित है? इससे संबंधित है एम एन जोशी, एम एन जोशी। ठीक है, एम एन जोशी स्थापना मतलब की थी। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1924 में। कब? 1924 में। ये बम्बई में इसकी स्थापना की गई। कहाँ? बम्बई में। तो हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले क्या आएगा हमारा? सबसे पहले आएगा जो है तीसरा आएगा समाज सेवा लीग 1911। फिर नहीं, हाँ, सबसे पहले आएगा समाज सेवा लीग एम एन जोशी द्वारा। फिर नहीं, सबसे पहले आएगा 1905 आएगा। 1905 में क्या हुआ था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं जो है 1911। 1911 में समाज सेवा लीग एम एन जोशी। फिर आते हैं 1917 भारतीय महिला संघ एनी बेसेंट। फिर आते हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बम्बई में। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सांप्रदायिक अधिनिर्णय, ठीक है, कम्युनल अवार्ड जिसे कहते हैं, के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके लिए की गई थी? तो पृथक निर्वाचक मंडल जो है ये की गई थी सभी के लिए, पिछड़ा वर्ग, मराठा, यूरोपीय के लिए। ठीक है, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। ठीक है, इसके अंतर्गत बम्बई में कुछ सीटों के लिए मुसलमानों, यूरोपियों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, दलित वर्गों और यहाँ तक कि मराठों के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना संयुक्त रूप से किनके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस नेहरू रिपोर्ट के बारे में नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट के विचार को एक कदम पीछे रखा था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को संशोधित लक्ष्य को खारिज कर दिया और संयुक्त रूप से 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। कब की थी? 1928 में। ठीक है, 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई इन दोनों के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, कथन दिया गया है। अच्छा, कौन सा कथन सही है देखना है। कथन है पीरपुर समिति की स्थापना अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने की थी। ठीक, दूसरा कथन है हमारा पाकिस्तान की मांग पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए पीरपुर समिति का गठन किया गया। तो पहले कथन में क्या है कि पीरपुर समिति की स्थापना अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने की थी, तो पहला कथन हमारा सही है। ठीक है, दूसरा कथन है पाकिस्तान की मांग पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए पीरपुर समिति का गठन किया गया था, तो दूसरा कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ सत्ता साझा नहीं करने से नाराज होकर कांग्रेस मंत्रालयों द्वारा किए गए अत्याचारों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1938 में पीरपुर समिति की स्थापना की थी। ठीक, इसीलिए हमारा दूसरा गलत है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, केवल एक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला हमारा कथन है कि ब्राह्मणों को भूमि दान की व्यवस्था सातवाहन शासकों द्वारा शुरू की गई थी। एकदम सही कथन है कि भूमि दान की जो व्यवस्था है वो सातवाहन शासकों द्वारा शुरू की गई थी। दूसरा है, नाना घाट अभिलेख से भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं। ये भी कथन हमारा सही है, नाना घाट अभिलेख में जो है भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं। तो हमारे दोनों कथन सही हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन सी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सल्तनत औरंगजेब द्वारा कब्जा कर ली गई थी। तो ऐसी कौन सी सल्तनत है जिसको औरंगजेब द्वारा जो है कब्जा कर ली गई थी। तो गोलकुंडा और बीजापुर को जो है औरंगजेब द्वारा कब्जा कर ली गई थी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रशासन की सुविधा के लिए विजयनगर साम्राज्य को कई इकाइयों में विभाजित किया गया था। निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। तो इसमें सबसे छोटी इकाई थी उर। ठीक, और सबसे छोटी इकाई थी। प्रशासन की सुविधा के लिए विजयनगर साम्राज्य को कई इकाइयों में विभाजित किया गया था। ठीक है, प्रांत, मंडल, कोट्टम, वालनाडु जिला, नाडु तालुका, परगना, मेला ग्राम 50 गांव से मिलकर तथा उर गांव जो है सबसे छोटी इकाई थी। प्रशासन की सुविधा के लिए उर को गांव कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है एक तो। ठीक, सही उत्तर का चयन करना है। सिरोको दिया हुआ है, सिरोको चलती है भूमध्य क्षेत्र में, ये हवाएं हैं। ठीक है, सिरोको भूमध्य क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद दिया है बुरान, बुरान संबंधित है हमारा जो है रूस से। ठीक है, फोहेन संबंधित है उत्तरी अमेरिका से, और ट्राइमोटाना संबंधित है इटली से। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ए सही हो जाएगा। सिरोको भूमध्य क्षेत्र से, बुरान रूस से, फोहेन उत्तरी अमेरिका से, और ट्राइमोटाना इटली से संबंधित है। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक राज्य विधानसभा में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। एक राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। राज्य विधानसभा में बात की जा रही है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विजयनगर शासन के दौरान सोने का सिक्का नहीं था। तो विजयनगर शासन के दौरान जो है तार चांदी के सिक्के थे। किसके, चांदी के। अब इसको तार कहें या टार कहें, ठीक है, इंग्लिश में कुछ ऐसा लिखा है टार। ठीक है, टार या तार जो है चांदी के सिक्के थे। सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, सोने के सिक्कों को बारह कहा जाता था। ये सोने के सिक्के थे। ठीक है, बारह जो है सोने के सिक्के थे, 12 सोने के सिक्के थे। प्रताप या फड़म भी जो है सोने के सिक्कों को कहा जाता था। तो प्रताप, फड़म और 12 जो है तीनों सोने के सिक्के थे, और तार जो है चांदी के सिक्का था। याद रखिएगा। कब, विजयनगर शासन के दौरान। ठीक है, प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन हमारा सही है। ठीक है, तो पहला दिया गया है कथन कि दिल्ली सल्तनत काल में दीवाने आरिज एक राजस्व विभाग था। गलत है। ठीक, क्यों गलत है कि दीवाने आरिज जो है राजस्व विभाग नहीं था। क्या, कौन सा विभाग था, दीवाने आरिज ये था सैन्य विभाग। कौन सा विभाग, सैन्य विभाग था। दीवाने आरिज सैन्य विभाग था, जो सेना की भर्ती और रख रखाव के लिए जिम्मेदार है।
यह बलबन द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान विभाग ने इसका महत्व प्राप्त किया। ठीक। दूसरा है दीवाने आरिज विभाग बलबन द्वारा स्थापित किया गया था, तो दूसरा कथन हमारा सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ यात्री दिया गया है, एक तरफ शासक। कौन सा यात्री किस शासक के समय आया। ठीक है। निकोलो डी कॉन्टी आया था देवराय प्रथम के समय, तो पहला सही है। ठीक है, क्योंकि जो है देवराय प्रथम के समय निकोली डी कॉन्टी आया था। अब्दुल रज़ाक आया था देवराय द्वितीय के समय, तो दूसरा कथन हमारा भी सही है। ठीक है। बारबोसा अच्युत देवराय के समय नहीं आया था। ठीक है, ये आया था कृष्ण देव राय के समय, ये आया था कृष्ण देव राय के समय। ठीक है। बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री था जो कृष्ण देव राय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ठीक है। और फर्नांडीज नूनिच ने अच्युत देव राय के दरबार का दौरा किया था। ठीक है। तो डोमिंगस पेश भी जो है कृष्ण देव राय के समय आया था, तो हमारा ऑप्शन सी गलत है और डी हमारा सही है। ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, सी सुमेलित नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। ठीक। कथन दिया गया है पहला, शक काल की स्थापना कनिष्क नामक कुषाण शासक ने की थी। ठीक, पहला कथन, तो पहला कथन हमारा सही है। ठीक है, शक काल की स्थापना कनिष्क नामक कुषाण शासक ने की थी। दूसरा कथन है कि शक काल पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर 1948 में अपनाया गया। दूसरा हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है शक युग पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया था। किसके साथ? ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ। तीसरा है शक कैलेंडर 22 मार्च से शुरू होता है, तो एकदम सही है। तीसरा जो है शक कैलेंडर 22 मार्च से शुरू होता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 1 और 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इकोनॉमिक्स से। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान शीर्ष 3 निर्यात गंतव्य हैं, तो शीर्ष इसमें 3 निर्यात गंतव्य कौन से हैं? तो ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और चीन। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। पहला है कथन दिया गया है भारत में विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो पहला सही है। दूसरा कथन दिया गया है हमारा 2011 से 2021 के दौरान भारत के वन क्षेत्र में 3% से अधिक की वृद्धि हुई है। दूसरा कथन हमारा जो है दूसरा भी हमारा सही है। ठीक है, दूसरा कथन भी हमारा सही है। तीसरा कथन है भारत में 2020 में दुनिया के कुल वन क्षेत्र का 4% हिस्सा था, तो गलत है। दूसरा सी ऑप्शन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि 4% हिस्सा नहीं बल्कि कितना प्रतिशत? 2%। ठीक है, भारत में 2020 में दुनिया का कुल वन क्षेत्र का 2% हिस्सा था, ना कि 4%। सी डी भी हमारा सही है, क्योंकि 2021 में भारत में कुल वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण के देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। ठीक, डी भी सही है, तो हमारा सी नहीं सही है, यही पूछा था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है नाइट्रोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अगर आप नाइट्रोजन के बारे में पढ़े होंगे तो जानते होंगे, तो नाइट्रोजन के बारे में इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सही है, यह जीवित जीवों के विकास के लिए सहायक होता है। ठीक है, नाइट्रोजन उन पोषक तत्वों में से एक है जो सभी जीवित प्राणियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रोटीन का एक प्रमुख घटक है जो सभी जीवित प्राणियों के विकास, प्रजनन और अस्तित्व में सहायक होता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन हमारा सही है। पूछा है
कथन है दिया गया है पहला कि नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ठीक, पहला कथन ये है। ठीक, पहला कथन हमारा सही है। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाई जाती है बताइए। तो आपको पता ही होगा 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। आगे है अगला जो स्टेटमेंट है कि वायुमंडल की सभी परतों में गैसों का अनुपात समान रहता है। बिल्कुल गलत है। सभी परतों पे गैसों का अनुपात समान कैसे रहेगा। ठीक, तीसरा है जल वाष्प केवल क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है, तो तीसरा भी हमारा गलत है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प पृथ्वी की सतह से केवल 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक, और 99% जल वाष्प क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। ठीक, केवल यहाँ दिया हुआ है। अगर यहाँ दिया रहता कितना 99% क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है तब सही हो जाता। ठीक, जब हम वायुमंडल की ऊपरी परत की ओर बढ़ते हैं तो गैसों का अनुपात बदल जाता है। उदाहरण के लिए 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन का अनुपात लगभग नगण्य हो जाता है, मतलब शून्य हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कथन और कारण दिया गया है। कथन दिया गया है क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा के पास सबसे अधिक होती है। ठीक है, कथन ये है कि क्षोभ मंडल की जो मोटाई है भूमध्य रेखा के पास होती है। ठीक, तो हमारा कथन सही है। ठीक है, दूसरा है कारण दिया गया है कि भूमध्य रेखा पर वायु ध्रुवीय क्षेत्रों की वायु की तुलना में अधिक गर्म होती है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि क्षोभ मंडल वायु की सबसे निचली परत होती है। पहले स्टेटमेंट में तो ये दिया गया है कि क्षोभ मंडल वायु की सबसे निचली परत होती है और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, ध्रुवों के पास लगभग 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा के पास लगभग 18 किलोमीटर तक है। क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा के पर सबसे अधिक होती है क्योंकि वहां पर मजबूत पारंपरिक धाराओं द्वारा ऊष्मा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाती है, इसलिए जो है अधिक गर्म होती है भूमध्य रेखा पर वायु ध्रुवीय क्षेत्रों की वायु की तुलना में। ठीक, तो हमारा ए सही हो जाएगा। ये इसकी जो है सही व्याख्या भी करता है, मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं और ए की सही व्याख्या आर है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करते हैं। सही उत्तर का चयन करना है। ठीक, तो कौन से ऐसे कारक हो जा सकते हैं जो किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करते हैं। तो वायु द्रव्यमान, ऊंचाई, अक्षांश, मेघ आवरण, ये सारे जो है कारक जो है तापमान को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कि किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वायु द्रव्यमान, महासागर धाराएं, मेघ आवरण आदि। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, 36 तक देख लेते हैं, फिर बाकी अगले वीडियो में रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक एल्बिडो प्रकाशानुपात होती है। तो एल्बिडो जानते ही क्या होती है। तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो कहाँ पाई जाती है। तो ताज़ा बर्फ़ में, सॉरी पुरानी बर्फ़ नहीं, ताज़ा बर्फ़ में। ताज़ा बर्फ़ में सबसे ज़्यादा एल्बिडो पाई जाती है। अच्छा, एल्बिडो क्या होती है। एक सतह द्वारा वापस परावर्तित प्रकाश ऊर्जा की मात्रा को एल्बिडो कहा जाता है। ठीक है, ताज़ा बर्फ़ में 85 से 90%, कितना 85 से 90% जो है प्रकाश ऊर्जा वापस परावर्तित करती है, जबकि पुरानी बर्फ़ में केवल 50 से 60%, पुरानी बर्फ़ में 50 से 60%, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित करती है। हमारा आखिरी प्रश्न है, ऊष्मा ऊर्जा का ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण क्या कहलाता है। ऊष्मा ऊर्जा का ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है ऊष्मा
ऊर्जा के ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण को संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। और ऊष्मा ऊर्जा के क्षैतिज स्थानांतरण को अभिवहन कहते हैं। क्षैतिज स्थानांतरण, क्या? क्षैतिज स्थानांतरण, स्थानांतरण। अब अगर ऊष्मा ऊर्जा का ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण पूछे तो वो संवहन होता है, और क्षैतिज पूछे तो वो अभिवहन होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ऑप्शन बी सही है। तो ये हो गए हमारे 1 से लेकर 36 तक के प्रश्न। 37 से अगले वीडियो में रहेंगे। ठीक है, लगभग 80 तक के प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। ठीक, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।